Assalamu alaikum, dear students. Once again, welcome to my new lecture. आज हमारा जो लेक्चर है वो एंटासिड के हवाले से है कि एंटासिड क्या है और एंटासिड के जो बेसिक मैकेनिज्म है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे. एंटासिड हमारे पास दीज आर द अल्कलाइन सब्सटेंसेस दैट न्यूट्रलाइजेस द एसिड इन द स्टमक एंड प्रमोट द अल्सर हीलिंग. लगा संग की मुंग मख की वीडियो स्पेशली पर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ड्रग्स की मुंगा वीडियो चेहरा ददेना मख की चिकम दे मुंगा डिस्कशन करे वो पा स्पेशली प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स हवाले सर मुंगा खबरी कड़ी हुई, ठीक था. और दिन अलावा चिकम दे PPI बाने मुंगा खबरी कड़ी हुई. दिन अलावा ची सुमरा ड्रग्स दी ची अगर जमू सरा द GIT पर केसेस की इस्तेमाली की पाई कि ये जमू सरा एंटासिड्स हम दी दो नो एंटासिड्स चिकम दे दा जमू सरा चूँकि अल्कलाइन इन नेचर दी, ठीक था. दा बेसिक थी और दे कार दा भी चेहरा कल जमू द स्टमक एसिडिटी से वशी नो आगा सकई आगा दागी न्यूट्रलाइजेशन कई pH चिकम दे नो आगा कमाई एसिडिटी चिकम दे आगा जमू सरा कमाई तेजाबियत जमू पर स्टमक की चिकम एसिडिटी दा, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव डिस्कस के स्पेशली हमारे स्टमक में जो एथिल हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो कंसनट्रेटेड फॉर्म में होता है. तो एंटासिड यूज़ करने से आपकी स्टमक की जो एसिडिटी है, ठीक है, वो उसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा. और इसके साथ साथ दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल टू प्रमोट दी अल्सर हीलिंग्स. और देन अलावा चिकम हीलिंग शवे दे मैदा की कम जख्म जोड़ शवे दे नो आगा बहु जोड़ाई. सिंपल इसके क्लिनिकल इंडिकेशन क्या है एंटासिड्स के. क्लिनिकल इंडिकेशंस फॉर एंटासिड दे आर यूज्ड टू प्रिवेंट और ट्रीट द माइल्ड गर्ड्स गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़. तो हमारे जितने भी पिछले लेक्चर है उसमें भी हमने ये डिस्कशन किया था कि किस तरह ये एंटासिड जो है ये गर्ड को प्रिवेंट करता है, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़. और इसके अलावा PUD जो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ इसको कहा जाता है. और इसके अलावा स्ट्रेस अल्सर में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं. इसके अलावा गैस्ट्राइटिस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं. एग्जाम्पल कुछ यूँ है कि एंटासिड्स में देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एंटासिड्स विच आर अवेलेबल इन द मार्केट, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एल्यूमिनियम साल्ट्स. एल्यूमिनियम साल्ट्स ये भी एंटासिड्स है. ये इसमें जो इंग्रेडिएंट है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, एल्यूमिनियम कार्बोनेट है और इसके अलावा एल्यूमिनियम सिलिकेट है. मार्केट में इसके काफ़ी ब्रांड्स हैं. फॉर एग्जांपल म्यूकेन का मैं एग्जांपल लूँगा. म्यूकेन सस्पेंशन जो है उसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड्स है, कार्बोनेट्स है, इसके अलावा मेनी एंड मोर थिंग्स. जिस तरह मैंने आपको ये भी डिस्कस किया था कि फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ए पर्सन हैविंग हाइपर एसिडिटी, अगर किसी को हाइपर एसिडिटी है और वो जो है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो यूज़ करें, ठीक है, तो डेफिनेटली उसके स्टमक की जो एसिडिटी है वो उसको न्यूट्रलाइज करेगा. मैग्नीशियम सॉल्ट्स में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड माइलिंडा के नाम पे अवेलेबल है मार्केट में. मैग्नीशियम ऑक्साइड में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये भी एंटासिड है. इसके अलावा मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट्स है, मैग्नीशियम ग्लूकोनेट है और इसके अलावा मेगल्ट्रेट है. इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट भी है, सोडियम बाइकार्बोनेट्स भी है, सोडियम सिट्रेट भी है. दा चीज़ें बता सुले सिंपल एग्जांपल दर कमा चे pH दे जमू सारा pH, ठीक था, विच इज़ द नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन. pH कम दे जमू सारा 7.4. दिस इज द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल pH. नाउ इफ वी आर गोइंग टू लेट्स सपोज अगर हम 1 डिग्री अगर हम pH को बढ़ाएंगे तो 10 टाइम द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन विल बी इंक्रीजेस. कहने का मकसद ये है कि अगर 1 डिग्री जो है आप pH को बढ़ाएंगे तो 10 टाइम आपका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगा. तो इसका मतलब ये है कि 7 जो है वो न्यूट्रल pH है, ठीक है. अच्छा, 7 से नीचे जो है फॉर एग्जांपल 6.5 या फॉर एग्जांपल 6.543 तो फिर ये एसिडिटी को शो करता है. फिर 7 से आगे जो है अगर फॉर एग्जांपल आपके पास लेट्स सपोज एक केमिकल है, ठीक है, और उसका एसिड उसका pH जो है फॉर एग्जांपल 7.4 है, ठीक है ना, या उसका pH 7.4 है तो इसका मतलब है कि वो बेसिक है. अगर इसका pH 3 है तो इसका मतलब कि वो एसिडिक है, ठीक है.
If you remember in the lecture of pharmaceutics, so we have already talked about that. For example, the tablets they are disintegrate in the acidic medium. So the acidic medium, for example, the hydrochloric acid which is present in your stomach, so these tablets can be disintegrated there, while the capsule they are disintegrate in the basic medium. क्योंकि आपके स्टमक में जो एनवायरनमेंट है वो एसिडिक एनवायरनमेंट है, और इंटेस्टाइन में जो एनवायरनमेंट है वो बेसिक एनवायरनमेंट है. जो कैप्सूल है तो उसका डिसइंटीग्रेशन बेसिक एनवायरनमेंट में होता है, और टैबलेट में इसका डिसइंटीग्रेशन एसिडिक एनवायरनमेंट में होता है. इसके अलावा कुछ एडवर्स इफेक्ट्स उन्होंने रिपोर्ट किया है. EDR वंस अगेन रिपीटेडली ये स्पेशली जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं ये हमेशा ओवरडोजिंग की वजह से होता है. ठीक है, तो आपने जो है यू शुड यूज़ एनी काइंड ऑफ मेडिकेशन विद प्रिकॉशंस. अच्छा, कैल्शियम अगर हम यूज़ करेंगे तो कैल्शियम की वजह से अक्सर कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्ज़. इसके अलावा रिड्यूस आयरन एब्जॉर्प्शन, और आयरन का एब्जॉर्प्शन भी कम होता है. इसके अलावा रेनल स्टोन के चांसेस भी हो सकते हैं. इसके अलावा हाइपर कैल्सीमिया, इंक्रीज द लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड. जदे तो वो कॉन्स्टिपेशन के देशी टिक्स व कब्ज़ जोड़े देशी आयरन एब्जॉर्प्शन जी कम की ददेन अलावा रेनल कलकुलाई जुड़ेगी जमून सरा स्पेशली पर किडनी की चिकम स्टोन्स दी अगर जुड़ेगी हाइपर कैल्सीमिया की कैल्शियम लेवल चिकम दे अगर हम बढ़ावेगी दा अगर EDR दी चिकम द कैल्शियम द इस्तेमाल वो सर की हो मतलब कैल्शियम हम पर दुमरा क्वांटिटी की इस्तेमाल हो जमून द बॉडी रिक्वायरमेंट पूरा की दा लेना. दिस इज क्लियर. इसके बाद है मैग्नीशियम. तो मैग्नीशियम की वजह से डायरिया हो सकता है. इसके अलावा हाइपर मैग्नीसीमिया स्पेशली विद रेनल एम्पेयरमेंट. लेट सपोज ए पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम रेनल एम्पेयरमेंट, तो उसको हाइपर मैग्नीसीमिया. लेट सपोज इफ योर मैग्नीशियम लेवल बिकम हाई, तो देयर मे बी ए चांसेस ऑफ यू कैन से आपके किडनी के जो है, ठीक है, किडनी फेलेवर या रेनल फेलेवर इसमें हो सकता है. तो बहुत एहतियात करना चाहिए. ठीक है कि हर चीज़ का बॉडी में एक बैलेंस होना चाहिए. ठीक है. आफ्टर दैट एल्यूमिनियम, सो ड्यू टू यूज ऑफ एल्यूमिनियम सो इट मे आल्सो कॉज कॉन्स्टिपेशन. इससे कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है. इसके अलावा फॉस्फेट डिप्लीशंस, ठीक है, और फॉस्फेट डिप्लीशन भी होता है. ठीक है, द फॉस्फेट बिकम डिग्रेड. फॉस्फेट चिकम दे अगर डिप्लीट की या ख़त्मी की. ऑस्ट्रोमलीजिया न्यूरोटॉक्सिसिटी दा जमुसर द एल्यूमिनियम द इस्तेमाल द वो जिन की को चिकल द दे ओवर यूज हुई लगा द ओवर डोजिंग मा खबर तस दोगड़ा. वन थिंग should be keep in mind that side effects these are predictables. We know that, for example, what type of reactions occur inside our body. Adverse drug reaction या adverse effect, these are the unwanted, undesirables. These are the undesirable or unwanted and unpredictables reactions which is always occurs due to overdosing. Sometimes you are unable to adjust the dose, so due to overdosing, for example, let's suppose if the aluminium become overdose, so there may be chances of constipation as well as phosphate depletion and osteomalacia. And you know osteomalacia बच्चों में रिकेट्स है और बड़ों में एडल्ट्स में ऑस्ट्रोमलेजिया होता है. ये विटामिन डी के डिफिशिएंसी की वजह से होता है. ठीक है, जिसको आप एर्गोस्टेरोल कहा जाता है. एंड और इसके अलावा न्यूरोटॉक्सिसिटी भी हो सकता है. ठीक है. सोडियम में सोडियम की वजह से वाटर रिटेंशन होता है. वाटर रिटेंशन मतलब दारे जी वाटर जमुसरा ज़्यादा टाइम द पारा पर जिसम की पातिशी रिस्क ऑफ एडिमा, और उसकी वजह से जो है फिर आपका देयर में भी चांसेस ऑफ स्वेलिंग एडिमा की जिकम देस्ता बॉडी स्वेलअप्स देन अलावा एसाइड्स हुई टिक्स लगा ना स्वेलिंग स्पेशली एट द एरिया ऑफ योर एब्डोमिनल कैविटी. इसके अलावा हाइपरटेंशन भी हो सकता है. ठीक है, एंड मेनी एंड मोर. इसके अलावा हाइपरटेंशन दिस इज आल्सो द मेन काज. फॉर एग्जांपल अगर तो आपने जो है सोडियम इंटेक को जो है उसको कंट्रोल करना है. ठीक है, सोडियम इंटेक ये नहीं है आपने सोडियम चूँकि साल्ट है उसको लेना है, लेकिन यू विल हैव टू मेंटेन इट्स डाइट. ठीक है, डाइट में आपने उसको मेंटेन करना है, नॉर्मल लेवल पे आपने उसको यूज़ करना है. नर्सिंग केयर की तरफ मैं आऊँगा. फॉर एग्जांपल लेट सपोज जिस तरह हमने एंटासिड के बारे में डिस्कशन किए, तो अब एंटासिड जो है फॉर एग्जांपल व्हाट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्स स्पेशली व्हेन एवर यू आर गोइंग टू एडमिनिस्टर. लेट सपोज you are going to administer antacid. So first of all you will have to check the client renal status
and with reduce the renal function magnesium or aluminum can accumulate in the body. पहले जो है आपने स्पेशली क्लाइंट्स का जो रेनल स्टेटस है, किडनी स्टेटस को प्रॉपरली आपने चेक करना है कि either his kidney they are working properly or not, तो उसको आपने प्रॉपरली एसेस करना है विद रिड्यूस द रेनल फंक्शन कि उसका किडनी प्रॉपरली काम करता है या नहीं, ठीक है। इसके अलावा मैग्नीशियम लेवल को आपने चेक करना है, एल्यूमिनियम कैन बी accumulate in the body, so there may be different chances that how these for example these components they are accumulated in your body, so it is the major responsibility of the nurse to check दी क्लाइंट्स रेनल स्टेटस जो है उसको प्रॉपरली वो चेक करें। इसके अलावा एंटासिड को वो अवॉइड करें विद द ड्रग्स लाइक टेट्रासाइक्लिन, डिजॉक्सिन, आयरन H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट बिकॉज एंटासिड्स इनएक्टिवेट दीज ड्रग्स। If you remember, I already delivered a class on the absorption. For example, let's suppose there are some drugs like tetracycline, digoxin. If it is used in a combination with antacid, so it will directly reduce the absorption of that drug. So definitely antacids which also contain aluminum hydroxide and it form insoluble complexes. And when these insoluble complexes ions are formed, so definitely the drug absorption will be decreased. तो कहने का मकसद ये है कि भाई जो एंटासिड आप यूज़ करते हैं तो एंटासिड जो है आप अगर टेट्रासाइक्लिन हमारे पास एंटीबायोटिक है, ठीक है, अगर टेट्रासाइक्लिन के साथ, डिजॉक्सिन के साथ या आयरन के साथ या H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के साथ अगर यूज़ किया जाए तो उसकी वजह से ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो इफेक्ट होता है, क्योंकि ये एंटासिड जो है वो क्या करता है, इट कैन इनएक्टिवेट दिस ड्रग, वो असल में उस ड्रग की एफिकेसी को और उस ड्रग के फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनामिक प्रोफाइल को एंड डायरेक्टली जो है वो इफेक्ट करता है। तो जब वो उसके पी के वैल्यू को इफेक्ट करता है तो डेफिनेटली द एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग विल बी इफेक्टेड। तो इसमें आपने बहुत एहतियात करना चाहिए, ठीक है। एंटासिड्स फॉर एग्जांपल हाई इन सोडियम्स shouldn't be used by those on the sodium restricted diet. इसके अलावा you should also especially the antacid which is used, ठीक है। for example in case of high sodiums अगर let's suppose अगर सोडियम का concentration ज़्यादा है so it shouldn't be used, फिर उसको यूज़ नहीं करना चाहिए by those on sodium restricted diet। यानी सोडियम जो है, सोडियम की वजह से मुख्तलिफ किस्म के कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ हाइपरटेंशन, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जिस क्लाइंट को, जिस पेशेंट को आपने रिस्ट्रिक्ट किया है, ठीक है, कि आप फॉर एग्जांपल ये सोडियम जो है उसको आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, तो स्पेशली उस केस में बहुत एहतियात करना चाहिए, ही और शी शुडंट बी यूज स्पेशली एंटासिड, ठीक है। Administers other medication at least 1 to 2 hours before antacids, और ये भी एहतियात करना चाहिए। अच्छा, कभी कभार मेरे जहन में एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्वेश्चन ये है कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट एंड क्लाइंट्स वो ये कंप्लेंट करते हैं कि हम मुख्तलिफ़ किस्म के मेडिसिन हम यूज़ करते हैं लेकिन फिर हम रिकवर नहीं होते। असल में प्रॉब्लम ये है कि सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपने जो है स्पेशल ड्रग इंटरेक्शन इज़ द मेजर प्रॉब्लम, ठीक है। जब हम 2 या 2 से ज़्यादा ड्रग्स हम एडमिनिस्टर करते हैं तो एक ड्रग दूसरे ड्रग के इफेक्ट को इंक्रीज़ करेगा, डिक्रीज़ करेगा, कैंसिल करे, तो असल में इसमें बहुत एहतियात करना चाहिए, ठीक है। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपने प्रॉपर डोज को आपने एडजस्ट करना होता है कि डोज को आप प्रॉपरली एडजस्ट करें। अगर डोज को प्रॉपरली एडजस्ट किया जाए तो इसका मतलब ये है कि फिर वो ड्रग अपना काम करेगा, ठीक है ना। एंड इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू सेलेक्ट ए सुटेबल कैंडिडेट फॉर दैट कंसर्न डिजीज़, ठीक है। जो रेलिवेंट डिजीज़ है, यानी जो रेलिवेंट डिजीज़ है फॉर एग्जांपल तो उसके खिलाफ जो है मतलब सुटेबल कैंडिडेट या सुटेबल ड्रग यूज़ करना चाहिए। तो लेट्स सपोज अगर मैं कंपैरिजन करूँ, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज अगर जो फॉरेन कंट्रीज़ और पाकिस्तान का अगर मैं फॉर एग्जांपल कंपैरिजन कर लूँ तो वहाँ एक सिस्टम, एक रूल्स रेगुलेशन है, बाकायदा फिजिशियन जो है उसका काम ये होता है कि वो जो है डायग्नोसिस करता है, फिर फार्मासिस्ट का काम ये होता है कि वो उसका काम ये होता है कि वो उसको दवाइयाँ जो है सजेस्ट करता है, ठीक है। मतलब प्रिस्क्रिप्शन का काम जो है वो फार्मासिस्ट का होता है। फिर नर्स जो है उसका काम ये होता है कि हाउ वी कैन एडमिनिस्टर ए ड्रग टू द पेशेंट।
पेशेंट। तो इसी तरह ये एंटासिड जो है इट कैन बी एडमिनिस्टर्ड विद द अदर मेडिकेशन तकरीबन 1-2 आवर बिफोर एंटासिड, ठीक है ना। जो और मेडिसिन हम यूज़ करते हैं, ठीक है, वो एंटासिड से 1-2 घंटे पहले यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, पेशेंट को आपने किस तरह एजुकेट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं। You should educate the patient about chewable tablets, chew them thoroughly and follow with the glass of water or milk for oral suspension. Shake well before use. So it is also very necessary to educate the patient. For example, in case of chewable tablets, to chew them and thoroughly and follow with the glass of water or milk. For oral suspension, shake well before use. और इसके अलावा अपने पेशेंट को प्रॉपर तरीके से उसको एजुकेट करना है, ठीक है, स्पेशली जो चीवेबल टेबलेट्स है, ठीक है, एंड च्यू देम थॉरली, ठीक है, एंड फॉलो विद द, या तो आप जो है पानी के साथ या मिल्क के साथ यूज़ करना चाहिए, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द ड्रग। जो सस्पेंशन है तो सस्पेंशन को एजिटेट करना चाहिए, उसको शेक करना चाहिए, शेक वेल टू बी रिकॉन्स्टिट्यूट बिफोर यूज़। Avoid self-medicating. Self-medication जो है nowadays this is very common practice, is very major challenge, ठीक है, स्पेशली इन पाकिस्तान। हमारे मुल्क में हॉस्पिटल में जो फॉर एग्ज़ाम्पल जो प्रैक्टिस है ना, तो हमने इसमें बहुत एहतियात करना चाहिए। आजकल सेल्फ मेडिकेशन बहुत कॉमन है, ठीक है, बिकॉज ए कॉमन पर्सन उसको ये पता नहीं है कि फॉर एग्जांपल ये ड्रग मैं यूज़ कर रहा हूँ, इस ड्रग के फॉर एग्जांपल थेराप्यूटिक इफेक्ट क्या है, इसके ADR क्या हैं। तो कम अज़ कम यू शुड कंसल्ट विद द फिजिशियन और द फार्मासिस्ट विद एनी कॉम्पिटेंट पर्सन सो हु इज़ एक्सपर्ट इन ड्रग, ठीक है, तो उसके साथ मशवरा करना चाहिए। इट शुड बी टेकन विद इन 1 to 3 आवर्स आफ्टर मील। और इसके अलावा जो है 1 से 3 घंटे बाद आपने जो है यानी खाने के बाद उसको यूज़ करना चाहिए। मैक्सिमम एसिड सिक्रीशन आफ्टर मील और बिफोर बेड टाइम। इफ टेकन ऑन एम्प्टी स्टमक सो इफेक्ट फॉर 30 to 60 मिनट्स। अगर एम्प्टी स्टमक पे उसको यूज़ किया जाए सो इट्स इफेक्ट ऑलमोस्ट 30 to 60 मिनट्स। चेक एंटासिड लेवल। इसके अलावा एंटासिड लेवल को जो है चेक करना चाहिए पर सोडियम कंटेंट द पेशेंट इज़ ऑन सोडियम रिस्ट्रिक्शन। आपको पता है कि फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, एक मरीज़ है, उसको जो है हाइपरटेंसिव है, ठीक है, उसको हाइपरटेंशन है या कोई और इशू है, या उसको फॉर एग्जांपल सोडियम रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है ना, तो फिर आपने जो है एंटासिड का लेवल जो है उसको प्रॉपरली चेक करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यू शुड आल्सो अवॉइड द फूड एंड बेवरेजेस दैट कैन कॉज द गैस्ट्रिक इरिटेशन। अच्छा, तो वो ड्रग्स या वो फूड जिसकी वजह से गैस्ट्रिक इरिटेशन होता है, ठीक है, तो फिर उसको भी अवॉइड करना चाहिए। लाइक स्पाइसी फूड विच वी आर यूज, ठीक है, तो उसको फिर हमने अवॉइड करना चाहिए। सो दिस लेक्चर वाज अबाउट एंटासिड्स। इसके अलावा सिम्टोमेटिक रिलीफ टिपिकली अकर विद इन 5 to 15 minutes आफ्टर टेकिंग एन एंटासिड। सो आफ्टर टेकिंग एंटासिड्स the symptomatic relief should be provided to the patients typically 5 से लेके 15 मिनट्स तक पेशेंट को जो है रिलीफ मिल जाती है। और फिर हाउएवर ड्यूरेशन ऑफ दिस रिलीफ इज ओनली लास्ट फॉर 1 to 3 आवर, तकरीबन 1 to 3 आवर तक ये काम करता है। So therefore multiple doses may be needed throughout the day for adequate symptom control। फिर उसके लिए जो है मल्टीपल डोजेस की ज़रूरत होती है कि वो अपने बॉडी रिक्वायरमेंट को या स्पेशली जो एसिडिटी को, हाइपर एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, मल्टीपल डोज जो है वो रिक्वायर्ड है। Do not use antacids for more than 2 weeks. And this is also very important that whenever you are taking any antacid, so it should be used with precautions. It shouldn't be exceeded from more than 2 weeks. A self-administered treatment इसमें बहुत एहतियात करना चाहिए। That's why that personally I will suggest you that kindly never use any drugs without
विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है, कि इसमें आप प्रॉपरली जो है आप मशवरा करें, ठीक है, फार्मासिस्ट के साथ, इसके अलावा फिजिशियन के साथ, ठीक है. सो इफ सिम्टम डू नॉट इम्प्रूव, सो आफ्टर टेकिंग एंटासिड, सो कंसल्ट विद हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स. So after using these medications or after using these antacids, if still you are not recovered, then you can consult with the healthcare provider or the physicians, ठीक है. तो इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो स्पेशली ट्रीटमेंट ऑफ एच फाइलोरी. अच्छा, तो ट्रीटमेंट ऑफ एच फाइलोरी ये भी मैं साथ ऐड करूँगा. एच फाइलोरी हेलिकोबैक्टर फाइलोरीज को कहा जाता है. 3 ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक्स अलॉन्ग विद पीपीआई और H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट फॉर 14 डेज दे आर यूज्ड. एच फाइलोरी चूँकि सीवियर इन्फेक्शन है, ठीक है ना, पाइलोरिक स्पेक्ट्रम्स में ये इन्फेक्शन होता है आपके स्टमक में. हेलिकोबैक्टर फाइलोरीज को कहा जाता है, ठीक है, एक बैक्टीरिया है विच कैन सर्वाइव इन योर स्टमक. इसके लिए कुछ ट्रीटमेंट फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू यूज एमॉक्सिसिलिन विच इज कॉल्ड सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स, so which is available in a market by different doses 625 and 1 gram. BD, इसको BD twice a day यूज़ करना चाहिए और इसके साथ एन की कम्बिनेशन क्लेरिथ्रोमाइसिन उसको यूज़ करना चाहिए. क्लेरिसेट के नाम पे अवेलेबल है 500 मिलीग्राम BD फॉर 14 डेज. अच्छा, sometime we are talking about that double antibiotic they cannot be used, ठीक है, in H pylori infection. उसको हम H pylori infection में यूज़ नहीं कर सकते. ये मैं आपको क्लियर करूंगा कि ये सिर्फ वाहिद केस है. कुछ केसेस है जिसमें हम डबल एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, ठीक है ना. असल में एच फाइलोरी का जो इन्फेक्शन होता है वो प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, ठीक है, और एक एंटीबायोटिक से इसकी रिकवरी नहीं होती. तो फिर हमारा टारगेट जो होता है वो हम इसमें हम दोनों जो है क्लेरिथ्रोमाइसिन क्लेरिसिड्स, ठीक है, एमॉक्सिसिलिन जो है वो सिलवाल सिंथेसिस इनहिबिटर्स है और क्लेरिथ्रोमाइसिन है, ठीक है, जिथ्रोमाइसिन है, ये मैक्रोलाइड ग्रुप में आता है. तो असल में स्पेशली देयर आर सम बैक्टीरिया विच आर कॉल्ड एरोब्स, एनएरोब्स एंड फैकल्टेटिव विच कैन सर्वाइव इन द प्रेजेंस और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. अगर ऑक्सीजन हो या ना हो फिर भी वो सर्वाइवल कर सकता है. तो स्पेशली इन दिस केस डबल एंटीबायोटिक दे कैन बी प्रेफर. द रीजन इज दैट द wound or the infection that is so severe and prolonged and it cannot be recovered with the use of single antibiotic. इसके साथ साथ हम मेट्रोनिडाजोल यूज़ करते हैं, फ्लैजिल 400 मिलीग्राम TDS 3 टाइम ए डे, और इसके साथ साथ PPI प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर या H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट लाइक रेनिटिडीन, सिमेटिडीन एटसेट्रा, ये तकरीबन 1 मंथ के लिए 1 मंथ के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है. तो इसमें सबसे जो बेस्ट प्रोटोकॉल है, you will have to change your diet plan, ठीक है ना, and avoid the spicy food, ठीक है. बहुत एहतियात करना चाहिए, ठीक है, स्पेशली खाने में, ठीक है. तो दिस वाज द स्टोरी. इंशाल्लाह मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो एंटी डायरियल ड्रग्स पे है. तो if you have any question regarding my present lecture, so I'm always available for your services. Thank you so much for watching my lecture.